हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षार एवं लवण। कल के क्लास में पार्ट 1 में हम कुछ पढ़ा दिए हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं पार्ट 2 में। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बताए थे, यहाँ पर एक होता है पीएच स्केल। एक होता है पीएच स्केल जिसका परास होता है 0 से लेकर कहाँ तक 14 तक। जिसका परास कितना होता है, जिसका परास कहने का मतलब है रेंज। यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पीएच स्केल के बारे में। तो इसका परास होता है कितना, 0 से लेकर 14 तक। और यहाँ पर पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन की शक्ति। इसका हिंदी क्या निकलेगा, हाइड्रोजन की शक्ति। अब यहाँ पर पीएच स्केल का परास कहाँ होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है। इसको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और कहाँ 14। अब यहाँ पर पीएच स्केल हो गया। अब यहाँ पर बीच में अगर 7 पर आए तो इसको बोलते हैं हम उदासीन, इसको बोलते हैं उदासीन। उसके बाद से यहाँ पर 8 से लेकर यहाँ पर 10 तक आए तो इसको बोलते हैं हम दुर्बल क्षार। और यहाँ पर 10 से अधिक और यहाँ पर 14 तक इसको बोलते हैं प्रबल क्षार। उसके बाद 7 से कम और 4 से अधिक इसको बोलते हैं दुर्बल अम्ल, इसको बोलते हैं दुर्बल अम्ल। और यहाँ पर 0 से लेकर 4 से कम इसको बोलते हैं क्या, प्रबल अम्ल, इसको बोलते हैं प्रबल अम्ल। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पीएच स्केल का खोज किसने किया। तो यहाँ पर पीएच स्केल जो है इसका खोज 1909 ईस्वी में SPL सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किए। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। अब यहाँ पर 7 रहे तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। और जैसे जैसे दूर जाएगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी प्रबलता मतलब अम्ल की प्रबलता बढ़ते जाएगी। और यहाँ पर 7 से इधर जाएगा, जैसे जैसे दूर बढ़ेगा तो उसकी प्रबलता मतलब क्षार का प्रबलता बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर इतना हो गया। अब हम जान लेते हैं, जैसे में यहाँ पर दूध का पीएच मान कितना होता है, दूध का कितना होता है। उसके बाद से यहाँ पर मूत्र का कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। उसके बाद से आंसू का पीएच मान कितना होता है, नींबू का पीएच मान कितना होता है। उसके बाद से समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पर दूध का पीएच मान होता है 6.6। जैसे में आप दूध को पीकर कोई क्या करता है, छक्का छुड़ा देता है। तो इसे याद रखिएगा, दूध का पीएच मान कितना होता है 6.6। उसके बाद मूत्र का पीएच मान कैसे याद करेंगे, तो जैसे यहाँ पर मूत्र को क्या करते हैं, मतलब गंध आता है तो क्या बोलते हैं, छी। तो जैसे यहाँ पर बोले छी, मतलब यहाँ पर याद रखिएगा मूत्र का पीएच मान कितना होता है 6। उसके बाद से शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल बोले तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। और यहाँ पर अगर आपसे आंसू बोले या रक्त बोले, आंसू बोले या रक्त बोले, ये क्या होता है, आंसू या रक्त शरीर से कब निकलता है, जब यहाँ पर कोई सच्चा हो, कोई सच्चाई के राह पर हो, तब क्या निकलेगा, सच्चाई। मतलब 7 और 4 बीच में बैठा दीजिए, क्या पॉइंट बैठा दीजिए। उसके बाद से नींबू, तो नींबू को कैसे याद रखेंगे, 1 नींबुआ और 2 4 इमरती, तो ऐसे याद रखिएगा 2.4 हो जाएगा।
समुद्री जल, समुद्री जल क्या होता है, खारा होता है और कैसा होता है, बहुत चौड़ा होता है। तो इसको याद रखिए, क्या गया यहाँ पर 8.4 होता है। इस तरह हम लोग यहाँ पर इसकी पीएच वैल्यू को याद कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको मिटाकर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अभी देखिए 2024 में बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है। जैसे यहाँ पर टेक्नीशियन का आ चुका है, आरपीएफ का आने वाला है, उसके बाद से यहाँ पर ग्रुप डी का भी आने वाला है। तो बहुत सारा 2024 में, मतलब चुनाव के, लोकसभा चुनाव के पहले बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है। इसलिए आप लोग प्रयास कीजिए, यहाँ पर इस बार 2024 में हमें सफल होना ही होना है। इसलिए आप लोग अपने से खुद से प्रॉमिस कीजिए और यहाँ पर वचनबद्ध होइए। ये 2024 में हमको क्या करना है, सफलता पा लेना है, मतलब जॉब में आना है। इसलिए अगर आप लोगों को जॉब नहीं मिलता है तो क्या समाज में भी इज्जत नहीं मिलता है? नहीं, समाज में इज्जत नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, शोहरत नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग को जॉब मिल जाता है किसी भी प्रकार का, जिससे इनकम स्रोत बना रहे, यहाँ पर आप लोग कम से कम छोटा से छोटा भी जॉब पकड़ लीजिए जिससे इनकम स्रोत बना रहेगा। जब इनकम स्रोत बना रहेगा तब यहाँ पर आप लोग आगे की तैयारी अच्छे से कर पाइएगा। इसलिए आप लोग अच्छे से प्रयास कीजिए जी, 2024 में हमें सिलेक्शन ले लेना है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान का क्या महत्व है। अब यहाँ देखिए, दैनिक जीवन में पीएच मान का क्या महत्व है, मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का क्या महत्व है। तो शरीर में पीएच मान कितना होता है, 7 से लेकर 7.8 तक होता है। मतलब 7 से लेकर कितना, 7.8 तक होता है। मतलब यह लगभग 8 के करीब है। अब यहाँ पर शरीर का पीएच मान जो 7 से 7.8 तक होता है, अगर 7 से कम हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और लगभग यह 8 के करीब है, तो यहाँ 8 से अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो यहाँ पर शरीर का पीएच मान अगर 7 से कम हो जाए तो अम्लीय, और 8 से ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। इन दोनों स्थिति में यहाँ पर बुखार लगने की संभावना पूरी रहती है, जिससे हमारा शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से अगर ज्यों ही कम होगा तो यहाँ पर उसे क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा बोलेंगे। अब आप लोग कमेंट में बताइए, अम्लीय वर्षा होने के लिए यहाँ पर कौन कौन से दो तत्व जो हैं, दो यौगिक जो हैं, उनके सम्मिलित से यहाँ पर अम्लीय वर्षा होती है। और यहाँ पर अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, इसको आप लोग कमेंट में बताइए। अब यहाँ पर देखिए, आदर्श मिट्टी को ही क्या बोलते हैं, उपजाऊ मिट्टी। और आदर्श मिट्टी या उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान 7 से लेकर 7.6 तक होता है। अब यहाँ पर अगर आदर्श मिट्टी या उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान अगर 7 से क्या हो जाए, 7 से कम हो जाए, तो 7 से जब कम हो जाता है तो क्या हो जाएगा, मिट्टी, जब मिट्टी हो जाएगा अम्लीय। अब यहाँ पर जब मिट्टी अम्लीय हो जाएगा तो उसमें फसल यहाँ पर अच्छा उपज नहीं होगा। तो जब अच्छा उपज नहीं होगा तो यहाँ पर मिट्टी जब अम्लीय हो जाएगा तो उसको क्या बनाया जाएगा, सबसे पहले उसको उदासीन बनाया जाएगा, क्योंकि उदासीन अवस्था में ही मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है। अब यहाँ पर सबसे अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अब यहाँ पर मिट्टी क्या हो गया है, अम्लीय हो गया है। तो इस मिट्टी के अम्लीयता को दूर कैसे करेंगे, तो इसमें हम मिला देंगे क्या, चूना। इसमें क्या मिलाएंगे, चूना मिलाएंगे, या इसको बोलते हैं क्या, बिना बुझा हुआ चूना। तो इसमें यही मिलाता है। इसका सूत्र क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। या यदि कैल्शियम ऑक्साइड नहीं है तो क्या मिलाएंगे, बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना बोले या भखड़ा चूना बोले। क्या बोले, भखड़ा चूना बोले। ये दोनों का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। अगर ये अभी नहीं है तो अब यहाँ पर संगमरमर
मरमर का सूत्र क्या होता है CaCO3। अब यहाँ पर मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए, मतलब मिट्टी को उदासीन करने के लिए, मतलब क्षारीय बनाने के लिए, या pH मान 7 से 7.6 के बीच लाने के लिए हम उसमें क्या मिलाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूना मिलाएंगे, या बिना बुझा हुआ चूना यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस या CaCO3 को मिलाएंगे, जिससे क्या हो जाए, मिट्टी का pH मान 7 से लेकर 7.6 के बीच आ जाए, जिससे मिट्टी क्या बन जाए, उपजाऊ बन जाए। उसके बाद देखते हैं, अब यहाँ पर 3 नंबर में है, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तब पेट में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन सा अम्ल है, यह प्रबल अम्ल है। क्या है, यह प्रबल अम्ल है, और यह जो कहाँ पाया जाता है, यह पेट में पाया जाता है। और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है किस अवस्था में पाया जाता है, यह पाया जाता है गैसीय अवस्था में। अब यहाँ पर देखिए, यह भोजन के पाचन में सहायता करता है, और यदि भोजन सड़े तो भोजन को सड़ने से बचाता है। कहाँ सड़ने से बचाता है, पेट में। अब यहाँ पर देखिए, अपच की स्थिति में, यदि यहाँ पर अपच की स्थिति में क्या हो जाता है, HCl अधिक हो जाता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर, अगर कोई व्यक्ति है अपने घर 2 से 3 पीस मांस खाता है, 2 से 3 पीस मांस खाता है, और यहाँ पर दूसरे किसी के घर चला गया। अब यहाँ पर अपने घर जो था 2 से 3 पीस मतलब मांस खाता था, तो अब यहाँ पर 2 से 3 पीस मांस को पचाने के लिए यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर 10 ग्राम तो बहुत हो गया, मतलब यहाँ पर मान लेते हैं 10 ग्राम HCl की आवश्यकता थी। ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति है, अब अपने घर पर है, तो यहाँ पर उसके घर जब मांस आता है तो 2 से 3 पीस मांस खाता है, और उस मांस को पचाने के लिए यहाँ पर 10 ग्राम HCl की आवश्यकता है। अब यहाँ पर किसी दूसरे के यहाँ चला गया, तो 2 से 3 पीस ना खाकर सीधे 10 से अगर 12 पीस उस दिन खा लिया, तो जब 10 से 12 पीस उस दिन खा लिया तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 10 से 12 पीस को यहाँ पर 10 ग्राम जो HCl है नहीं पचा पाएगा। तो जब नहीं पचा पाएगा तो इसको पचाने के लिए अधिक यहाँ पर क्या चाहिए, HCl चाहिए। जब यहाँ पर इसको HCl अधिक चाहिए तो यहाँ पर अधिक, ये इसको तो पचा देगा, लेकिन जैसे ही उसके अगले दिन यहाँ पर अधिक यहाँ पर HCl निकलेगा, तो और तो यहाँ पर मांस रहेगा नहीं, भोजन रहेगा नहीं, जिससे पचा नहीं पाएगा। तो जब पचा नहीं पाएगा तब क्या होगा, दर्द होगा, जलन होगा, कहाँ, पेट में दर्द होगा, जलन होगा। और यहाँ पर क्या, जब दर्द जलन होगा तो उस स्थिति में क्या दिया जाता है, यहाँ पर MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, ये क्या है, क्षार है। ये क्या है, ये क्षार है, मतलब पेट में HCl की मात्रा अधिक निकल गई है, किसको, मांस को पचाने के लिए। अब यहाँ पर HCl की मात्रा अधिक निकल गई है, मतलब पेट में अम्लीयता ज़्यादा हो गया है। अब पेट में अम्लीयता ज़्यादा हो गया है, जिससे यहाँ पर भोजन अच्छे से नहीं पच पा रहा है। तो जब भोजन अच्छे से नहीं पच पा रहा है तो क्या करेगा, यहाँ पर MgOH का होल ट्वाइस दिया जाएगा, और यह क्या है, क्षार है। अब यहाँ पर पेट के अम्लीयता को दूर करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाएगा, क्षारीयता को मिलाया जाएगा, जिससे यहाँ पर पेट क्या हो जाए, नॉर्मल स्थिति में आ जाए। इसको हम सामान्यतः क्या बोलते हैं, AC लॉक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, AC लॉक बोलते हैं। ये क्या करता है, पेट में दर्द और जलन को कम कर देता है। तब यहाँ पर इसका pH मान, HCl का pH मान क्या होता है, 1.4 होता है। अब यहाँ पर इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। इतना आपको नोट करना है तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर दांत का सूत्र होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट। और यह जो है, यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। इसको हम इनेमल भी बोलते हैं, इसको हम इनेमल भी बोलते हैं। यह दांत का सूत्र है। क्या है, यह दांत का सूत्र है। अब यहाँ पर मुंह का pH मान सामान्य रूप से 5.5 होता है,
और जैसे ही 5.5 से कम होगा तो दांत का क्या होगा, संक्षारण होने लगेगा। दांत का क्या होगा, संक्षारण होने लगेगा। कब, जब पीएच मान 5.5 से कम होगा। अब यहाँ पर हम कैसे मानेंगे, कैसे पहचानेंगे और कैसे जानेंगे कि हमारे दांत का संक्षारण हो रहा है। तब यहाँ पर प्रारंभिक इसका पहचान है कि यदि आप गर्म पानी पीजिएगा या ठंडा पानी पीजिएगा तो दांत का होगा, सिहरने लगेगा। अगर गर्म पानी पीजिएगा या ठंडा पानी पीजिएगा तो दांत सिहरने लगेगा। तो इससे आप पहचान कर सकते हैं कि दांत का कहीं ना कहीं संक्षारण हो रहा है। दांत का कहीं ना कहीं संक्षारण हो रहा है। अब इसका हम बचाव कैसे करेंगे, तो इसके बचाव का एक सटीक यहाँ पर जवाब है टूथपेस्ट। खाना खाने से पहले आप लोग टूथपेस्ट कीजिए और खाना खाने के बाद भी टूथपेस्ट कीजिए, अगर यह अवस्था बनता है तब। उसके बाद यहाँ पर नीम का दतवन या करंज का दतवन या बबूल का दतवन का भी उपयोग कर सकते हैं दतवन के रूप में। उसके बाद देखिए, चींटी का डंक बोले या मधुमक्खी का डंक बोले या बिरनी का डंक बोले, उसको जब डंक मारता है, जब डंक मारता है तो क्या छोड़ता है, मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है। क्या छोड़ता है हमारे शरीर में, मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है। इसका एक और नाम है फॉर्मिक अम्ल। इसका एक और नाम क्या है, फॉर्मिक अम्ल, HCOOH। क्या है, फॉर्मिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल ये क्या है, यूपेक नेम है। ये क्या है, यूपेक नेम है। और फॉर्मिक अम्ल क्या है, ये कॉमन नेम है। अब यहाँ पर चींटी के डंक में कौन सा अम्ल, मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। मधुमक्खी के डंक में तो मेथेनोइक या फॉर्मिक। बिरनी का डंक में यहाँ पर क्या होगा, मेथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल होगा। अब जैसे ही यह चींटी हो गया, बिरनी हो गया, चाहे मधुमक्खी हो गया, हमारे शरीर में जैसे ही काटता है मतलब एक डंक छोड़ता है, एक डंक छोड़ता है और उसी डंक के माध्यम से हमारे शरीर में क्या चला जाता है, मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल चला जाता है। और यही मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल हमारे रक्त से क्या करता है, मिल जाता है। जब यह मिल जाता है तो क्या बना लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है। क्या है, यह जहरीला गैस है। क्या है, जहरीला गैस है। और यह जहरीला गैस का हमारे खूनों में दौड़ने लगता है। जब दौड़ने लगता है तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर दर्द होने लगेगा और जलन होने लगेगा। जैसे ही काटेगा मतलब वो हमारे रक्त के संपर्क में आ जाएगा, और जैसे ही रक्त के संपर्क में आएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाएगा जो बहुत ही जहरीला गैस है। और क्या होगा, दर्द और जलन स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही दर्द या जलन स्टार्ट होगा तो उस दर्द या जलन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर बेकिंग सोडा है तब बेकिंग सोडा का रगड़ लेते हैं उस पर जहाँ काटा है। या डॉग के पौधा जो है उसका पत्ती को तोड़ लीजिए, उसको रगड़ दीजिए। या क्या करते हैं, प्याज को छिलकर उसको प्याज से रगड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, इसका दर्द या जलन जो है कम हो जाता है। अब यहाँ पर इतना हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे जो है उसके बारे में देखेंगे।